So hello Afnan, once again a very good morning to you. वेलकम टू आवर साइंस क्लास जिसमें हम लोग आज रिवीजन करने चल रहे हैं अपने केमिस्ट्री का एक चैप्टर जिसका नाम है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। फिजिक्स हम लोग संडे संडे देख रहे हैं क्योंकि उसमें न्यूमेरिकल्स कुछ ज़्यादा हैं और न्यूमेरिकल्स सामने सामने रहें तो ज़्यादा अच्छे से क्लियर होता है। तो हम लोग अपने ऑनलाइन क्लास में केमिस्ट्री का रिवीजन करेंगे और इस हफ्ते जिस तरीके से डिसाइड किया गया है कि हम लोग 2 चैप्टर देखेंगे तो आज उसका श्री गणेश हो रहा है, मतलब शुरू हो रहा है। तो आज हम लोग केमिकल रिएक्शन इक्वेशन का जो बेसिक चीजें हैं वो देखेंगे कि केमिकल रिएक्शन होता क्या है, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन क्या होता है, जरूरत क्या है केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करने की। उसके बाद टाइप ऑफ रिएक्शंस देखेंगे जिसमें कॉम्बिनेशन, डिकम्पोजिशन, ये दो अपने आज के मतलब ये दोनों टाइप्स ऑफ रिएक्शन में टॉपिक रहेगा। तो ओवरऑल इतने टॉपिक आज हम यहाँ पर क्लियर करेंगे, ठीक है। बहुत ही शानदार तरीके से तुमको यहाँ समझाएंगे। समझो, रिएक्शंस वगैरह को याद करने की कोशिश करो क्योंकि जो रिएक्शन याद करवाएंगे आज वो एनसीईआरटी की है, कहीं बाहर की नहीं है और वो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। ध्यान रखना, केमिस्ट्री का जो केमिस्ट्री के जितने भी तुम्हारे क्वेश्चंस बनेंगे तुम्हारे इसी एनसीईआरटी से ही रिलेटेड रहेंगे, कुछ बाहर का नहीं आएगा। इस वजह से बहुत ही ध्यान से वीडियो को देखिए और समझिए। चलते हैं अपने चैप्टर की तरफ फटाफट। केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस, चैप्टर नंबर 1। सबसे पहला चीज जो इस चैप्टर का नाम ही है वो है केमिकल रिएक्शन। आखिर केमिकल रिएक्शन होता क्या है? तो सिंपल सी डेफिनेशन है, अ प्रोसेस इन विच न्यू केमिकल्स आर फॉर्म। एक ऐसा प्रोसेस जिससे नए नए केमिकल्स एग्जिस्टेंस में आ रहे हों, उनको हम उस प्रोसेस को हम केमिकल रिएक्शन कहते हैं। यहाँ पर एक रिएक्शन दिया गया है, रिएक्शन ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन टू फॉर्म वाटर। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन एलिमेंट का क्या हो रहा है? रिएक्शन हो रहा है, तो वाटर का फॉर्मेशन हो रहा है। तो केमिकल रिएक्शन क्लियर। अ प्रोसेस इन विच न्यू केमिकल्स आर फॉर्म्ड इट इज सेड टू बी केमिकल रिएक्शन। और एग्जांपल में लिख दोगे H2 प्लस O2 गिव्स H2O। ये एक अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है। ये एक अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है, इसको बैलेंस करके लिखना पड़ेगा, लेकिन वो टॉपिक अभी आगे है तो इस इक्वेशन को बैलेंस करना भी हम लोग सीखेंगे। चलो भाई आगे चलें। चेंजेस आफ्टर एंड ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन के वक्त और केमिकल रिएक्शन के बाद क्या चेंजेस हमको देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो मेनली 5 चेंजेस हमको देखने को मिलते हैं। पहला है प्रेसिपिटेट, दूसरा है इवोल्यूशन ऑफ गैसेस, तीसरा है ऑर्डर, चौथा है टेम्परेचर और पांचवा है अपना स्टेट्स में चेंज देखने को मिलता है। पहला क्या है? प्रेसिपिटेट। प्रेसिपिटेट मतलब होता है कि हमारे टेस्ट ट्यूब में आफ्टर रिएक्शन कुछ रेसिड्यू बच जाए, कुछ ऐसे सब्सटेंस बच जाए जो वाटर में डिसॉल्वेबल नहीं है, डिसॉल्व नहीं हो सकते हैं, तो उनको हम प्रेसिपिटेट कहते हैं। दूसरा है अपना इवोल्यूशन ऑफ गैसेस। जब केमिकल रिएक्शन होता है तो कुछ गैसेस भी बाहर निकलती हैं, तो वो क्या होता है? हमारा दूसरा चेंज होता है इवोल्यूशन ऑफ गैस, गैस इवॉल्व हो रही है। तीसरा कलर का चेंज। जब केमिकल रिएक्शन होता है तो हमारे रिएक्टेंट जो हैं उनका कलर चेंज हो जाया करता है। जैसे यहाँ सिल्वर ब्रोमाइड लाइट येलो कलर की है, ये ग्रे कलर में चेंज हो रही है सनलाइट के प्रेजेंस में, ठीक है। सनलाइट के प्रेजेंस में सिल्वर ब्रोमाइड जो है येलो से ग्रे कलर में चेंज हो जा रही है। तीसरा हो गया, पहला प्रेसिपिटेट, दूसरा इवोल्यूशन ऑफ गैस, तीसरा हो गया कलर और ऑर्डर में चेंज, ऑर्डर मींस महक में। चौथा है अपना टेम्परेचर। अभी देखेंगे, बहुत सारे एग्जांपल देखेंगे कि केमिकल रिएक्शन के बाद क्या हो रहा है, उसमें हीट जनरेट हो रही है, बहुत टेम्परेचर हाई हो जा रहा है, तो इसका मतलब केमिकल रिएक्शन होते समय टेम्परेचर में भी चेंजेस आते हैं। लास्ट स्टेट, चेंज इन स्टेट, सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस, गैस से सॉलिड, लिक्विड, ऐसे बनता है। तो 5 टाइप के चेंज हमको केमिकल रिएक्शन के दौरान और केमिकल रिएक्शन के बाद दिखाई दे सकते हैं। पहला रहा प्रेसिपिटेट कि कुछ बच जाता है, कुछ पार्ट्स बच जाता है, वो रिएक्ट नहीं हो रहा है, ठीक है, वो आगे रिएक्ट नहीं हो रहा है, तो वो है प्रेसिपिटेट। दूसरा है अपना प्रेसिपिटेट, दूसरा है इवोल्यूशन ऑफ गैस, मतलब गैस इवॉल्व हो रही है केमिकल रिएक्शन के दौरान।
गैस इवॉल्व हो रही है, तीसरा है कलर और ऑर्डर में चेंज होना, चौथा है टेम्परेचर और पांचवा है स्टेट में चेंज। ये अपने 5 चेंजेस हैं जो ड्यूरिंग एंड आफ्टर केमिकल रिएक्शन दिखाई देते हैं। तीसरा टॉपिक अपना है बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन समझने से पहले समझो कि अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन क्या होती है। तो जो अपना पहला एग्जाम्पल जो हम लोगों ने देखा केमिकल रिएक्शन का, वो H2 + O2 गिव्स H2O। यही देखा हम लोगों ने कि 2 एलिमेंट मिलकर के हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ये मिलकर के एक वाटर के मॉलिक्यूल को बना रहे हैं, एक नई चीज बना रहे हैं। तो भाई साहब ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है, ये कैसी इक्वेशन है? तो हम कह रहे हैं ये अनबैलेंस्ड है। कहोगे सर जी पता कैसे चलेगा? तो पता चलेगा दोनों को, जैसे हाइड्रोजन एक तरफ ये रिएक्टेंट है हमारे, रिएक्टेंट, और ये है प्रोडक्ट। 2 चीज है ना, ये प्रोडक्ट है और इधर वाला रिएक्टेंट। तो रिएक्टेंट में यदि हम हाइड्रोजन के एटम देखें तो 2 है और प्रोडक्ट साइड भी 2 है, मतलब हाइड्रोजन बैलेंस्ड है। ऑक्सीजन को देखते हैं तो ऑक्सीजन इधर 2 है, ऑक्सीजन इधर हमारी 2 है, लेकिन इधर प्रोडक्ट साइड सिर्फ एक ही ऑक्सीजन है, मतलब ऑक्सीजन बैलेंस्ड नहीं है। इसको बैलेंस करने के लिए हम क्या कर सकते हैं? ऑक्सीजन को 2 करने हैं हमें, तो ऑक्सीजन को 2 करने के लिए यहां पर 2 से मल्टीप्लाई हम कर दें, तो ऑक्सीजन कितनी हो गई? 2 हो गई। लेकिन फिर देख रहे हैं सर जी ऑक्सीजन तो बैलेंस हो गई लेकिन हाइड्रोजन गड़बड़ा गया। हम कहें कैसे? कहोगे सर जी ऑक्सीजन का ऑक्सीजन तो ठीक है, ऑक्सीजन हो गया 2-2 हो गया, लेकिन हाइड्रोजन जो है, हाइड्रोजन रिएक्टेंट साइड 2 है और प्रोडक्ट साइड 4 है। तो हम कहेंगे इसको भी बैलेंस कर दो यार, इधर 2 है इधर 4 है, इस बार इधर 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो हमारा हाइड्रोजन भी 4 हो गया, हाइड्रोजन दोनों साइड 4 हो गए, रिएक्टेंट साइड भी और प्रोडक्ट साइड भी, और ऑक्सीजन भी रिएक्टेंट और प्रोडक्ट साइड 2-2 हो गए। तो ये हमारी है बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। अब सवाल उठता है कि सर जी बैलेंस करने की जरूरत आखिर क्यों है, हम क्यों इतना परेशान हो रहे हैं, सब 2-1-2-1 काहे कर रहे हैं? तो भाई बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करने की जरूरत इसलिए है क्योंकि हमें वैलिडेट करना है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को। वी हैव टू वैलिडेट लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, जो ये कहता है मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, मतलब रिएक्टेंट साइड जितना मास होगा उतना ही मास हमारे प्रोडक्ट साइड होगा ही होगा, ये लॉ है। तो इसको वैलिडेट करने के लिए, इसको एग्जिस्टेंस में बनाए रखने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? बैलेंस करना पड़ेगा। दोनों साइड जो हमारे एलिमेंट के एटम्स हैं वो बराबर होने चाहिए, जो रिएक्टेंट साइड वही प्रोडक्ट साइड। क्यों? क्योंकि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास यही कहता है। तो क्लियर हो गया? एक क्वेश्चन अगर आ जाएगा व्हाट वाई वी हैव टू बैलेंस द केमिकल इक्वेशन, तो बता देना टू प्रिवेंट द वैलिडेशन ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास विच स्टेट्स दैट मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। इतना लिख दोगे नंबर मिल जाएगा। यहां पूरा नहीं लिख रहे हैं क्योंकि पूरा लिख देंगे फिर तो वही बात हो जाएगी। ये अपने शॉर्ट नोट्स है, ठीक है, इतना अपनी कॉपी में लिख लेना, लास्ट में रिवीजन करते में काम आएगा ये सब। चल भाई आगे। अब अगला टॉपिक आता है कि आखिर हमको केमिकल इक्वेशन बैलेंस करना ही है तो कैसे करें, क्या तरीका है? फर्स्ट मेटल्स, सबसे पहले जो हमारा केमिकल रिएक्शन दिया गया है, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट साइड के मेटल्स को बराबर कर ले। ठीक है, पहला काम क्या है? मेटल्स को देखना। मेटल्स कौन कौन से हैं तो देख लो, जिंक, आयरन, सोडियम, एल्यूमिनियम, ये मरकरी है, Hg मींस मरकरी, मैग्नीज, कॉपर, कैल्शियम, लेड, बेरियम। ठीक है, तो पहला हमारा सबसे पहला काम होगा कि कोई भी रिएक्शन दी गई है सबसे पहले मेटल को उठाओ, मेटल को बैलेंस कर दो। ठीक है, तो मेटल में जिंक हो गया, आयरन हो गया, सोडियम हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, मरकरी हो गया, मैग्नीज हो गया, कॉपर, कैल्शियम, लेड, बेरियम। ठीक है, याद करने की जरूरत नहीं है, बस एक बार पढ़ लो कि हाँ ये मेटल्स होते हैं। सेकंड काम है हमारा नॉन मेटल्स को बैलेंस करना। मेटल्स बैलेंस हो गया, फिर नॉन मेटल्स का नंबर आता है, तो नॉन मेटल्स में क्लोरीन हो गया, ब्रोमीन हो गया, सल्फर, नाइट्रोजन और कार्बन, नॉन मेटल्स कर दिया। तीसरे नंबर पे हम करेंगे ऑक्सीजन को बैलेंस।
किसको? ऑक्सीजन को बैलेंस। ऑक्सीजन भी नॉन मेटल है लेकिन इसको बाद में करते हैं। ऑक्सीजन को तीसरे नंबर पे हम क्या करेंगे? बैलेंस करेंगे। चौथे नंबर पे हम लोग हाइड्रोजन को कर देंगे। काम खत्म। ठीक है, 4 स्टेप्स में काम खत्म। सबसे पहले मेटल्स को बैलेंस कर दो, सेकंड नॉन मेटल्स को बैलेंस कर दो, तीसरे नंबर पे ऑक्सीजन को कर दो, चौथे पे हाइड्रोजन को कर दो, काम खत्म। अब देखो ये नियम यहां पर हम लगाने चल रहे हैं, 3-4 अपने इक्वेशंस केमिकल रिएक्शन हैं, तो यहां पर इनको देखो लगाते हैं। Zn प्लस HCl, अरे यार सील को अलग अलग लिखो, HCl गिव्स ZnCl2 जिंक क्लोराइड प्लस हाइड्रोजन गैस। ठीक है, यहां पे भाई साहब बात ऐसी है कि ये अपना रिएक्शन जो है ये एनसीईआरटी का है। जिंक प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जिंक ग्रैन्युल्स को जब हाइड्रोक्लोरिक एसिड में डाल रहे हैं तो जिंक क्लोराइड मिल रहा है और प्लस हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हो रही है। ठीक है, तो सबसे पहला हमारा काम बैलेंस करने के लिए सबसे पहले हमको मेटल्स को देखना है। तो इधर मेटल्स जिंक है, इधर भी मेटल जिंक है, दोनों एक एक हैं तो कोई दिक्कत ही नहीं है। जिंक हो गया, फिर हमारा काम क्या होता है? हाइड्रोजन को बैलेंस करना। नहीं, हमको बैलेंस करना होता है क्लोरीन। क्लोरीन Cl इधर है, Cl इधर है, Cl इधर एक है, Cl इधर कितने हैं? एक एटम है और प्रोडक्ट साइड तो 2 है। रिएक्टेंट साइड एक दिख रहा है ना, प्रोडक्ट साइड 2 दिख रहा है, तो हमको बैलेंस करने के लिए क्या करना पड़ेगा? 2 इधर लगा दो, 2 इधर लगा दिया हमने, तो अब हमारा क्लोरीन क्या हो गया? बैलेंस हो गया। ठीक है, जिंक बैलेंस पहला टिक हो गया, सेकंड नॉन मेटल्स वो भी टिक हो गया। अब तीसरा बचता है ऑक्सीजन, ऑक्सीजन तो है ही नहीं। चौथा स्टेप होता है हाइड्रोजन को बैलेंस करना, तो इधर हमारे 2 हाइड्रोजन हैं और इधर भी हमारे 2 हाइड्रोजन हैं, काम खत्म, हो गया बैलेंस। अगला PbNO3 पहले तो सबसे पहले तो हम लिखेंगे यहां पर अपनी रिएक्शन अपने शब्दों में। अरे यार काहे तिरछा बन जाते हो भाई। कुछ इस तरीके से। ठीक है, PbNO3 लेड नाइट्रेट, ये भी अपने एनसीईआरटी का ही एक बहुत ही इंपॉर्टेंट केमिकल रिएक्शन है, ये आ सकता है। ठीक है, अभी इसको और अच्छे से हम लोग पढ़ेंगे जब डिकम्पोजिशन रिएक्शन पढ़ेंगे। ठीक है, तो उसमें ये है एग्जांपल। लेड नाइट्रेट को जब डिकम्पोज करते हैं, लेड नाइट्रेट को जब डिकम्पोज करते हैं तो हमें क्या क्या मिलता है? लेड ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड प्लस ऑक्सीजन, ये लेड नाइट्रेट है। PbNO3 होल ट्वाइस, ये क्या है? लेड नाइट्रेट। इसको जब हम लोग डिकम्पोज करते हैं, क्या करते हैं? डिकम्पोज बाय द थर्मल डिकम्पोजिशन होता है, इसको हीट करते हैं। ठीक है, तो हमें लेड ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और मिलता है ऑक्सीजन। ठीक, तो अभी इसको हटाओ, अभी सिर्फ हमको बैलेंस करना है, तो बैलेंस करने वाला सिस्टम्स पढ़ते हैं। सबसे पहला काम होता है किसको? मेटल्स को। तो मेटल्स है इसमें लेड, Pb इधर 1 है, कोई दिक्कत नहीं, काम खत्म उसका। नाइट्रोजन का काम आता है, तो नाइट्रोजन देखना है, क्योंकि नाइट्रोजन सेकंड नंबर हमारा क्या होता है? नॉन मेटल्स इधर कितने हैं? इधर कितना नाइट्रोजन है? तो 2 दिख रहा है, ये होल ट्वाइस है ना, इसका मतलब N2 है। और इधर कितना है? N इधर एक ही है। ये जो 2 है ये सिर्फ ऑक्सीजन के साथ है, ये N के साथ नहीं है, होल ट्वाइस नहीं है, तो यहां पर हम लोग 2N कर देंगे भाई। ठीक है, हमारा नाइट्रोजन तो बैलेंस हो गए, लेड हो गया, नाइट्रोजन हो गया, लेकिन अब तीसरा नंबर होता है ऑक्सीजन का। तो ऑक्सीजन इधर देखेंगे, रिएक्टेंट साइड देखेंगे तो 2 3 जा 6 है, 2 3 जा 6 है। इधर कितना है? इधर हमारा 2 2 जा 4, यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 1 है। इधर टोटल कितने हैं? 7 और इधर है 6। समझ रहे हो बात को? इधर हमारे 6 और इधर हमारे 7। बात तो बन नहीं रही है, बात तो बन नहीं रही है। तो हम क्या करेंगे? ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए 2 से इधर मल्टीप्लाई, 2 से इधर मल्टीप्लाई। अब कुछ तो करना ही पड़ेगा ना, 2 से इधर मल्टीप्लाई कर दिया ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए, क्योंकि इधर कम है, जिधर कम होता है उधर ही तो ऐड करेंगे, और 2 से कम ऐड हो ही नहीं सकता है। ये नहीं कि एक ऑक्सीजन लगा दिए, वो काम नहीं हो पाता है। हमें क्या करना पड़ता है?
2 ही लिखना पड़ेगा जब भी। 2, 3, 4, 5 ऐसे लिख सकते हैं, 1 नहीं लिख सकते, 1 तो ऑलरेडी लिखा हुआ है वहां पे। अब इतना करने के बाद यहाँ पे 2 क्यों लिख दिया? क्योंकि ऑक्सीजन को बैलेंस करना है हमें, और 1 लिख नहीं सकते भाई, एक ही ऑक्सीजन की कमी है यहाँ पर, लेकिन 1 नहीं लिख सकते कि प्लस ऑक्सीजन 1 लिख दें। ऑक्सीजन हमेशा 2 में एग्जिस्ट करता है, तो यहाँ पर 2 हमने कर दिया। जब यहाँ पर हम 2 किए तो हमारा लेड का कॉन्सेप्ट, लेड का कॉन्फ़िगरेशन गड़बड़ा गया भाई। यहाँ पर लेड 2 हो गया, पीबी 2 हो गया, यहाँ पर पीबी 1 ही है। ध्यान रखना, जब भी केमिकल रिएक्शन में तुम स्टेप बाय स्टेप मेटल्स, नॉन मेटल्स, ऑक्सीजन पहुंच रहे हो, और ऑक्सीजन को बैलेंस करने में तुम्हारा मेटल्स का कॉन्फ़िगरेशन गड़बड़ा गया, तो वापस से जाओगे अपनी गलती सुधारने। ऐसा नहीं कि आगे बढ़ जाओगे, पुरानी गलती अगर नहीं सुधारोगे तो रिजल्ट नहीं बदलेगा भाई। समझ रहे हो ना इस बात को? तुम तो इस सबको फील भी कर चुके हो। अगर पुरानी गलतियों को दोहराते रहोगे, सुधारोगे नहीं, तो रिजल्ट भी रिपीट करता रहेगा। तो यहाँ हम कह रहे हैं कि अगर मेटल गड़बड़ा गया तो वापस से मेटल के पास जाओ। यहाँ पर लेड 2 है, लेकिन इधर लेड पीबी 1 ही है, तो इधर 2 से मल्टीप्लाई, बात ठीक है। लेड भी 2 हो गया, लेड 2 हो गया। नाइट्रोजन, नाइट्रोजन इधर तुम देखोगे रिएक्टेंट साइड, नाइट्रोजन की देखोगे तो इधर कितने हो गए? देखो ये N, एक इधर से 2 मिला तो 2N हो गया, मतलब नाइट्रोजन के इधर से 2 एटम और इधर से 2 मल्टीप्लाई हुआ, टोटल नाइट्रोजन के 4 एटम्स हो गए। टोटल नाइट्रोजन कितने हो गए? 4 हो गए। इधर कितने हैं? इधर सिर्फ 2 है, इधर सिर्फ 2 है, तो इस 2 को हम मिटा करके यहाँ 4 लिख देंगे। इधर भी 4 और इधर भी 4, बात बराबर है, बात बराबर है। n इधर भी 4, n इधर 4 कैसे? तो यहाँ 2 से मल्टीप्लाई है तो 2n, और इधर 2 है तो 2 2 जा 4 है, n 4 हो गया। ऑक्सीजन देखते हैं तो ऑक्सीजन इधर तुम्हारा है, ऑक्सीजन 3 2 जा 6, ऑक्सीजन 6 और इधर 2 लगाओ तो 6 2 जा 12, इधर ऑक्सीजन 12 है। इधर देखो, यहाँ पर 2 ऑक्सीजन, यहाँ पर 8 ऑक्सीजन और इधर 2 ऑक्सीजन, इधर भी 12 हो गया। इसका मतलब हमारी ये अब केमिकल रिएक्शन जो है ये बैलेंस्ड हो गई है। 2PbNO3 whole twice gives 2 times of PbO lead oxide plus 4 times of nitrogen dioxide plus oxygen gas। ठीक, क्लियर? अगला है Fe plus H2O। सबसे पहले हम अपनी हैंड राइटिंग में इसको लिख लेते हैं। Fe plus H2O gives Fe3O4 plus H2। सबसे पहला काम मेटल्स को देखना। मेटल्स यहाँ पर आयरन है, यहाँ पर आयरन है, लेकिन यहाँ पे आयरन 3 ठो है, यहाँ पर 1 ठो है, 3 से फटाक से मल्टीप्लाई। ठीक है, आयरन काम खत्म हो गया। आयरन के बाद नॉन मेटल है नहीं, ऑक्सीजन के पास चलते हैं। इधर ऑक्सीजन 4 है, टोटल इधर 4 है, इधर कितना है? 1 ही है, तो इधर 4 कर दिए, ऑक्सीजन 4 हो गया। ऑक्सीजन कितना हो गया? 4। आयरन अभी भी 3 है, और ऑक्सीजन दोनों तरफ क्या हो गया? ऑक्सीजन दोनों तरफ, भाई गलत कर रहे हो, यहाँ 2 से मल्टीप्लाई होगा ना, तभी तो 4 बनेगा, तभी तो 4 नहीं यार, सही कर रहे हैं। तो ऑक्सीजन को करना है ना, हाइड्रोजन नहीं करना। ऑक्सीजन इधर 4 है, तो इधर ऑक्सीजन को 4 बनाने के लिए 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, सही कर रहे हैं। ठीक है, तो Fe बैलेंस, ऑक्सीजन बैलेंस। हाइड्रोजन देख रहे हैं तो हाइड्रोजन इधर 8 हो गया है, 4 2 जा 8, इधर हाइड्रोजन 8 हो गया है, इधर 2 ही है, तो इधर 4 से मल्टीप्लाई। तो ये हो गया अपना 3Fe plus 4H2O gives Fe3O4 plus 4H2 गैस। ठीक है, समझ में आ गया किस तरीके से बैलेंस कर रहे हैं? सबसे पहले मेटल, फिर नॉन मेटल अगर दिया हुआ है, फिर ऑक्सीजन अगर दिया हुआ है, लास्ट में हाइड्रोजन करेंगे। चल भाई आगे, BaCl2, ये सब जितनी भी भाई साहब रिएक्शन है सब तुम्हारी बुक की ही हैं, कुछ बाहर की नहीं है। BaCl2, Cl2 को थोड़ा सा सही से लिखेंगे, प्लस Al2SO4 3 gives BaSO4 प्लस AlCl3। अब देखो यहाँ पर तुम्हें 2 प्रकार के मेटल्स दिखाई दे रहे हैं। बेरियम भी, Ba जो है ये भी मेटल है, अल्युमिनियम भी मेटल है। तो सवाल उठता है सर जी कौन सा मेटल पहले देखेंगे? तो तुम्हारी मर्जी, मेटल सबको देखना है, चाहे बेरियम को पहले देख लो चाहे अल्युमिनियम को पहले देख लो, तुम्हारी मर्जी। तो कहोगे सर जी बेरियम ही देख लेते हैं, Ba ही देख लेते हैं। तो Ba देखो भाई साहब,
रिएक्टेंट साइड Ba देखोगे बेरियम है वो 1 है और प्रोडक्ट साइड में Ba 1 है, इसका काम खत्म। एल्यूमिनियम इधर कितने हैं, एल्यूमिनियम 2 ठो है, एल्यूमिनियम 2 ठो, 2 3 6 नहीं होगा, ये 3 किसका है, SO4 का 3 है और ये 2 किसका, Al का। तो इधर एल्यूमिनियम के 2 एटम हैं और इधर एक ही, तो 2 कर दिया भाई। ठीक है, अब बेरियम का भी काम खत्म हो गया और एल्यूमिनियम का भी काम खत्म हो गया। अब इसके बाद हम क्या देखते हैं, हम देखते हैं नॉन मेटल। तो नॉन मेटल भी 2 हैं, इधर क्लोरीन है और इधर सल्फर है, SO4 ऑक्सीजन ये हो गया, ये सल्फर, S फॉर सल्फर। तो अब सर जी फिर से वही क्वेश्चन कि कौन सा नॉन मेटल पहले देखें, तुम्हारी मर्जी, नॉन मेटल हमको देखना है। क्लोरीन देखते हैं, क्लोरीन 2 ठो है, इधर क्लोरीन कितना है, 2 ठो है और इधर चेक करते हैं भाई साहब, तो कुछ अलग ही कहानी है। यहाँ पर क्लोरीन 3 ठो है, क्लोरीन कितने हैं, 3 नहीं है, क्लोरीन है 6, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई भी तो है, क्लोरीन कितने हो गए, 6 हो गए, क्लोरीन कितने हो गए, 6 हो गए। तो भाई साहब इस क्लोरीन को 6 बनाने के लिए हमें 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 3 2 जा 6, क्लोरीन बराबर हो गया। जैसे ही हम क्लोरीन को बराबर किए तहलका मच गया भाई। बेरियम जो अभी तक एक एटम वाला था, अब रिएक्टेंट साइड 3 हो गया, इधर 1 ही हो गया, मतलब अनबैलेंस्ड हो गया। तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, गलती सुधारने गए वापस। ठीक है, तो फिर से वही प्रोसेस अपना, बेरियम 3 है, इधर 3 है, एल्यूमिनियम इधर 2 है, इधर 2 है, क्लोरीन इधर 6 है और इधर भी 6 है, मतलब भाग बराबर है। बेरियम हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, क्लोरीन हो गया, सेकंड स्टेप गए तब हुआ। इसके बाद सल्फर की बात आती है। तो सल्फर इधर कितने हैं, SO4 मल्टीप्लाइड बाई 3, मतलब S कितना है, 3 है, इधर साइड S3 है क्योंकि यहाँ 3 से मल्टीप्लाइड, तो S भी 3 हुआ। ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन है इधर 4, 3 जा 12, ऑक्सीजन कितने हैं, 12 है भाई ना, ओ 4 3 है, 4 3 जा 12। इधर ऑक्सीजन देखेंगे तो ये भी देखो 4 और ये 3, 4 3 जा 12, मतलब कि हमारी ये इक्वेशन जो है प्यारी सी, ये हो गई है बैलेंस्ड। हो गया क्लियर, समझ रहे हो, नहीं समझ रहे तो वीडियो दोबारा देखो, छोटा थोड़ा सा 10 सेकंड 20 सेकंड पीछे करके। अगला क्वेश्चन, ये भी तुम्हारे एनसीईआरटी की ही है। Fe2O3 प्लस Al गिव्स Al2O3 प्लस Fe। 2 मेटल्स हैं, तुम्हारी मर्जी किसको पहले देख करना चाहते हो, Fe है, Al है, दोनों मेटल्स हैं। तो किसी को पहले लो, मान लो Fe को ही लेते हैं। तो इधर 2 Fe, इधर कितने आयरन है, तो 2 एटम है आयरन के, इधर एक ही है, 2 से मल्टीप्लाई, Fe का काम खत्म। एल्यूमिनियम देखें तो एल्यूमिनियम इधर 1 है, इधर 2 है, इधर 1 है, इधर 2 है, तो इधर 2 कर देते हैं, क्लियर। ऑक्सीजन इधर 3 है और इधर 3 है, भाई साहब ये तो हो गया बहुत ही आसान से। इसमें नॉन मेटल है ही नहीं, सीधे मेटल्स, नॉन मेटल्स नहीं थे, ऑक्सीजन के पास गया, ऑक्सीजन बैलेंस था पहले से ही। ठीक है, तो हो गया, कितना आसान था। अगला अब आता है टाइप्स ऑफ रिएक्शन, और टाइप्स ऑफ रिएक्शन में सबसे पहले आते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होता है भाई, कॉम्बिनेशन रिएक्शन मतलब होता है 2 और मोर रिएक्टेंट कंबाइन टू फॉर्म अ सिंगल प्रोडक्ट। 2 और मोर रिएक्टेंट मतलब रिएक्टेंट साइड 2 या 2 से ज्यादा होंगे और प्रोडक्ट साइड हमें सिर्फ एक चीज ही मिलेगी, प्रोडक्ट साइड हमें सिर्फ एक ही चीज मिलेगी, तो उसको हम कहते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। डेफिनेशन याद कर लो, 2 और मोर रिएक्टेंट कंबाइन टू फॉर्म अ सिंगल प्रोडक्ट इज कॉल्ड एज कॉम्बिनेशन रिएक्शन। पहला जो एक्टिविटी है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, देखो एक्टिविटी हम काट करके यहीं लगा दिए हैं। इसमें क्या हो रहा है, मैग्नीशियम रिबन को ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जलाया जा रहा है, तो हमें मैग्नीशियम ऑक्साइड पाउडर मिल रहा है प्लस हीट। अब हीट एज अ प्रोडक्ट नहीं है, ठीक है, ये हीट हमें दिखेगी नहीं, हीट बस फील होगी, ये मत सोचना कि यहाँ पे 2 प्रोडक्ट मिल रहे हैं, नहीं, सिर्फ एक है, मैग्नीशियम ऑक्साइड मेन प्रोडक्ट है। ठीक है, यहाँ पे मैग्नीशियम क्या है, रिबन है, मैग्नीशियम क्या है, रिबन है। ऑक्सीजन क्या है, ऑक्सीजन एयर में प्रेजेंट है। तो जब हम मैग्नीशियम रिबन को जला रहे हैं तो वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट होकर के यहाँ पे छोटे छोटे व्हाइट पाउडर देखो गिर रहे हैं। इस
हमारे वॉच ग्लास में, और जो व्हाइट पाउडर गिर रहा है इसी को हम क्या कहते हैं, मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो व्हेन द मैग्नीशियम रिबन बर्न्स इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन इट गिव्स अ व्हाइट मैग्नीशियम ऑक्साइड पाउडर एंड लॉट ऑफ हीट। ठीक है, जब ये Mg, देखो यहां पे लिखा हुआ है Mg बर्न्स, मैग्नीशियम बर्न्स विद डैजलिंग व्हाइट फ्लेम। जो Mg जब जलाते हैं, मैग्नीशियम जब जलाते हैं तो बहुत ही डैजलिंग लाइट होती है, ऐसी लाइट होती है जो हमारे आंखों में एकदम चुभती है, और उसको देखने के बाद कुछ देर तक हम कुछ और चीजें नहीं देख पाते हैं, वही आंख में हमारे गड़ती रहती है, चुभती रहती है। और व्हाइट मैग्नीशियम ऑक्साइड पाउडर इन वॉच ग्लास। ठीक है, तो क्वेश्चन ऐसा आ सकता है कि जब भी मैग्नीशियम रिबन को जलाना चाहिए तो हमें ग्लासेस पहनने चाहिए, चश्मा लगाना चाहिए। ऐसा क्यों? तो बता देना कि क्योंकि इट प्रोड्यूसेस डैजलिंग व्हाइट फ्लेम, और डैजलिंग व्हाइट फ्लेम हमारी आंखों के लिए काफी नुकसानदायक होता है, इस वजह से हम उसको ऐसा करते हैं। एक क्वेश्चन और बनता है कि मैग्नीशियम रिबन को जलाने से पहले क्यों घिसना चाहिए सैंड पेपर से? तो डर्ट रिमूव नहीं करने के लिए, ये इसलिए कि मैग्नीशियम जो होता है वो ऑक्सीजन से ऑलरेडी रिएक्ट करना शुरू कर देता है विदाउट बर्निंग। वो अपने ऊपर एक मैग्नीशियम ऑक्साइड की लेयर बना लेता है, और जब मैग्नीशियम ऑक्साइड की लेयर बनी है तो वो जलेगी नहीं। इस वजह से सैंड पेपर से उसके जो मैग्नीशियम ऑक्साइड की लेयर है उसको हम हटा देते हैं, सिर्फ और सिर्फ मैग्नीशियम ही रहता है। ठीक है, तो यहां से एक आध क्वेश्चन बन सकते हैं। इसको याद रखना कि मैग्नीशियम को जब ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जलाते हैं तो मैग्नीशियम ऑक्साइड हमें मिलता है। ये एक कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, डैजलिंग व्हाइट लाइट प्रोड्यूस होती है, और जो जल करके राख हमें मिलती है, पाउडर मिलता है, वो व्हाइट कलर का होता है। किस कलर का? व्हाइट कलर का होता है, उसको मैग्नीशियम ऑक्साइड कहते हैं। ये देखो रिएक्शन इस तरीके से है, Mg प्लस O2 गिव्स MgO। ये रिएक्शन है। कहोगे सर जी ये तो बैलेंस नहीं है, ये तो बैलेंस नहीं, आप तो हमें बैलेंस करना सिखाए हैं, तो इसको भी बैलेंस करिए जरा। देखो सबसे पहले मेटल्स को, इधर मैग्नीशियम, बात बराबर, दोनों एक एक एटम लिए हुए हैं। ऑक्सीजन को देखते हैं, इधर 2 है, इधर 1 है, यहां पर हम नहीं लगा सकते कि यहां पर हम 2 लगा लें, नहीं नहीं नहीं, 2 हमेशा आगे लगता है, तो 2 MgO, ऑक्सीजन 2 हुए। तुम कहोगे सर जी ऑक्सीजन को बैलेंस करने के चक्कर में मैग्नीशियम का आप क्रियाक्रम कर दिए। हम कहेंगे कोई दिक्कत नहीं यार, अपनी गलती सुधारेंगे, गलती करना इंसान का कर्तव्य नहीं है। ठीक है, हो जाती है गलती, इंसानों से होती है भाई। ठीक है, ईश्वर तो है नहीं। तो मैग्नीशियम 2 हो गया, इधर भी कर दो यार, क्या दिक्कत है, हो गया 2 मैग्नीशियम इधर, 2 मैग्नीशियम इधर, इधर ऑक्सीजन 2, उधर ऑक्सीजन 2, बात खत्म। ये वाली रिएक्शन अपनी क्लियर, समझ में आया। मैग्नीशियम रिबन था, उसको हमने जलाया तो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जलाया, तो मैग्नीशियम रिबन और ऑक्सीजन मिल करके बना दिया मैग्नीशियम ऑक्साइड पाउडर। डैजलिंग लाइट निकल रही थी, एकदम कड़ाकेदार, एकदम मतलब आंखों को चुभ रही थी लाइट जब वो जल रहा था। ठीक है, और जो व्हाइट पाउडर मिला उसका नाम मैग्नीशियम ऑक्साइड। बस इतना ही है और कुछ नहीं है। अगला अपना कॉम्बिनेशन रिएक्शन, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी अपनी एक्टिविटी ही है। उसमें क्या है, कैल्शियम ऑक्साइड, जिसको हम क्विक लाइम कहते हैं। कैल्शियम ऑक्साइड में हमने क्या ऐड कर दिया, वाटर। कैल्शियम ऑक्साइड में हमने वाटर ऐड कर दिया, तो हमें क्या मिला, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जिसको हम स्लेक्ड लाइम कहते हैं। कैल्शियम ऑक्साइड में हमने क्या कर दिया, वाटर ऐड कर दिया, तो हमें क्या मिला, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और हीट जनरेट हुई। ठीक है, कैसे जाने हीट जनरेट हुई, जब इसको ये बच्चा टच कर रहा है या इस सर जी टच कर रहे हैं तो ये थोड़ा सा गरम गरम लग रहा है। तो कह दिया कि जब क्विक लाइम में वाटर को ऐड किया जाता है तो जो बनता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, वो उस बीकर को गर्म कर देता है, हीट जनरेट होती है। ठीक है, तो इसको याद कर लेना भाई, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस वाटर H2O गिव्स CaOH2 प्लस हीट। ये एक्वस मतलब होता है नॉट सोल्यूबल इन वाटर, वाटर में ये है। ठीक है, समझ गए। एस मीन सॉलिड, ये सब क्या कहते हैं, फिजिकल स्टेट क्या है, इनके स्टेट क्या है, तो एस फॉर सॉलिड हो गया, एल फॉर लिक्विड हो गया, ए फॉर एक्वस हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से ये है अपना।
क्विक लाइम रिएक्ट्स विगरसली विद वाटर। जो एक क्विक लाइम है कैल्शियम ऑक्साइड, जिसको हम लोग क्विक लाइम भी बोलते हैं, ये वाटर के साथ विगरसली रिएक्ट करती है, मतलब बहुत तेजी से रिएक्ट करती है। तो एक क्वेश्चन यहां से बनता है कि कैल्शियम ऑक्साइड क्विक लाइम में जब हम वाटर ऐड करते हैं तो बहुत धीमे धीमे ऐड करते हैं, एक 4 बाल्टी नहीं डाल देते, बहुत धीमे 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 ऐड करते हैं, क्योंकि कैल्शियम ऑक्साइड बहुत ही विगरसली रिएक्ट होता है वाटर के साथ, इसलिए धीरे धीरे ऐड करते हैं, स्लोली ऐड करते हैं। ठीक है, तो क्लियर, क्विक लाइम रिएक्ट्स विगरसली विद वाटर। क्विक लाइम यूज्ड इन मेकिंग सीमेंट। कैल्शियम ऑक्साइड जो है, जिसको क्विक लाइम भी कहते हैं, इससे ही सीमेंट बनता है, तो सीमेंट इंडस्ट्री वगैरह में क्विक लाइम का यूज करते हैं। ठीक है, तो ये याद हुआ, क्विक लाइम मतलब CaO, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस वाटर किए तो हमें मिला कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH2, और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को स्लेक्ड लाइम बोलते हैं, प्लस हीट। सेकेंड अपना जो ये इक्वेशन है, इसमें क्या कर रहे हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस CO2। देखो ये देखने को तब मिलता है जब अपने घर पे हम पुताई करते हैं, व्हाइट वॉश करवाते हैं। व्हाइट वॉश किससे होता है, तो यही कैल्शियम ऑक्साइड। इसको हम क्या करते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड को वाटर में मिला करके हमने क्या कर दिया, व्हाइट वॉश करवाया अपने घर में। तो व्हाइट वॉश जब करवा लेते हैं, मतलब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की एक लेयर वहां पर चढ़ गई है, फिर ये क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड अपने आसपास के एयर से कार्बन डाइऑक्साइड को खींचता है, और उसके बाद इनका रिएक्शन होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ये कहां से आया, तो यहीं से तो आया, स्लेक्ड लाइम से। तो स्लेक्ड लाइम प्लस कार्बन डाइऑक्साइड क्या बनाता है, कैल्शियम कार्बोनेट, जिसको हम लोग लाइम स्टोन भी कहते हैं, लाइम स्टोन, कैल्शियम कार्बोनेट प्लस वाटर। ठीक है, ये भी एक रिएक्शन, इसको भी याद कर लो। ये कहां से आई है, वहीं से आई है जब क्विक लाइम को वाटर के साथ रिएक्ट करा के हम लोग स्लेक्ड लाइम बनाए थे। तो स्लेक्ड लाइम इधर ले आ दिए, वो इसको स्लेक्ड लाइम को कार्बन डाइऑक्साइड, क्योंकि एनवायरनमेंट में क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड, तो उससे रिएक्ट होकर के क्या बना दिया, CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट, जिसको हम लोग लाइमस्टोन भी कहते हैं, प्लस वाटर फॉर्म। इसको सब लिखेगा थोड़ा थोड़ा। ठीक है, ठीक 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 ठीक। Let us discuss some more examples of combination reaction, burning of coal। कुछ और एग्जाम्पल हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन के। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन के हम यहाँ पर कितने एग्जाम्पल देख लिए। तो सबसे पहले ये वाला है, Mg+O2 gives MgO। जब मैग्नीशियम रिबन को ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जलाया गया तो हमें मैग्नीशियम ऑक्साइड नाम का एक क्या मिला, पाउडर मिला, जो कि व्हाइट कलर का था। ठीक है, ये वाले में क्या हुआ, कैल्शियम ऑक्साइड जो क्विक लाइम था, उसको वाटर के साथ जब हम रिएक्ट कराए, वाटर के साथ रिएक्ट कराए, तो एक प्रोडक्ट मिला है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड या फिर स्लेक्ड लाइम। तो ये क्या है, अपना कॉम्बिनेशन रिएक्शन का एग्जांपल। ये अपना कॉम्बिनेशन रिएक्शन का एग्जांपल नहीं है, ध्यान रखना, ये थोड़ा सा अलग से दिया गया है। ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन का एग्जांपल इसलिए नहीं है क्योंकि यहाँ पर 2 प्रोडक्ट मिल रहे हैं। जब 2 प्रोडक्ट मिलेगा तो वो हमारा कॉम्बिनेशन रिएक्शन नहीं है। ठीक है, यहाँ पर बस इस तरीके से। चलो भाई, तीसरा अपना है बर्निंग ऑफ कोल। कोल होता है वो अपने कार्बन का एक एलोट्रोप होता है, तो कार्बन प्लस ऑक्सीजन, कार्बन को जो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जलाया जाता है तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होती है। तो 2 रिएक्टेंट मिलकर के एक प्रोडक्ट बना रहे हैं, दिस इज कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ठीक है, क्वेश्चन आ सकता है कि बर्निंग ऑफ कोल किस प्रकार का रिएक्शन है, तो अपने दिमाग में सोचना, कोल 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 मतलब कार्बन का एलोट्रोपी है, और किसके प्रेजेंस में, तो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जलाया जा रहा है, तो क्या मिलेगा, CO2 ऐसे लिख देंगे। तो अपना क्या है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, फटाक से बता देना। दूसरा है फॉर्मेशन ऑफ वाटर फ्रॉम H2 एंड O2। H2 गैस और O2 गैस दोनों मिलकर के वाटर का फॉर्मेशन कर रहे हैं, H2O का फॉर्मेशन कर रहे हैं। तो ये अपना हो जाएगा, ये अपना कौन सा हो जाएगा, ये भी कॉम्बिनेशन रिएक्शन हो जाएगा, क्योंकि 2 रिएक्टेंट मिलकर के एक प्रोडक्ट बना रहे हैं। तो 4 अपने केमिकल रिएक्शन अभी यहाँ डिस्कस किए, वो कॉम्बिनेशन रिएक्शन के एग्जाम्पल हैं। इसको भाई साहब याद करना। सबसे पहला था Mg+O2 gives MgO, बैलेंस कर लोगे। दूसरा था क्विक लाइम मतलब कैल्शियम ऑक्साइड को हम लोग वाटर के साथ रिएक्ट कराए तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस हीट मिला, दूसरा ये था। तीसरा था कोल को हम ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जलाए, कोल मतलब कार्बन का एलोट्रोपी C, तो उसको ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जला रहे हैं तो हमें मिल रहा है कार्बन डाइऑक्साइड गैस, तो वो भी कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। चौथा है जब हम हाइड्रोजन के एटम को
ऑक्सीजन के एटम से रिएक्ट करा रहे हैं तो हमें वाटर मिल रहा है। तो इस प्रकार के 4 अपने कॉम्बिनेशन रिएक्शन के एग्जाम्पल हो गए। कैल्शियम ऑक्साइड जो है क्विक लाइम कहते हैं, पोताई रंगाई में यूज होता है, सीमेंट बनाने में यूज होता है, ये सब चीजें देख चुके हैं। चल रहा है आगे। अगला है अपना डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डिकम्पोजिशन रिएक्शन कॉम्बिनेशन रिएक्शन का जस्ट अपोजिट है। कॉम्बिनेशन में है कि 2 या 3 रिएक्टेंट मिलकर के एक प्रोडक्ट को बना रहे हैं। यहां एक रिएक्टेंट ब्रेक होकर के 2-3 प्रोडक्ट में चेंज होगा। 1 रिएक्टेंट ब्रेक्स इनटू 2 और मोर प्रोडक्ट्स, मतलब ए बी था, ए बी ब्रेक होकर के ए प्लस बी में चेंज हो जाएगा। मतलब रिएक्टेंट एक है और प्रोडक्ट कई सारे हैं। सिंपल सा मीनिंग है डिकम्पोजिशन। हम कह रहे हैं ए बी को तोड़ करके, मतलब जो भी हमारा रिएक्टेंट है उनको तोड़ करके प्रोडक्ट बन रहा है, तो तोड़ेगा कौन, तोड़ने वाला फैक्टर कौन है, तो है 3 वेज टू डिकम्पोज। तोड़ने के 3 तरीके हैं हमारे पास। पहला है हीट, हम उसको गर्म कर दें, हम उसको हीट प्रोवाइड कर दें, कैंडल जला दें, बर्नर जला दें, हीट प्रोवाइड कर दें तो टूटना शुरू हो जाएगा। दूसरा है इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रोलिसिस जिसको बोलते हैं, मतलब उसमें हम करंट दे दें। जब किसी में करंट दे दो तो टूटेगा है ही, कुछ ना कुछ तो उसमें चेंजेस होंगे। तीसरा है लाइट, फोटोलिसिस, मतलब हम उस पर लाइट मारें, उस पर सनलाइट का प्रभाव होने लगे तो वो क्या हो जाएगा, वो टूटने लग जाएगा। समझ में आया? कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्लियर है? कॉम्बिनेशन मतलब 2 या 3 रिएक्टेंट मिलकर के एक प्रोडक्ट बना रहे थे। 4 अपने एग्जांपल थे, उसको फटफट फटफट पढ़। पहला था मैग्नीशियम को ऑक्सीजन के साथ, दूसरा था क्विकलाइम को वाटर के साथ, तीसरा था कोल को ऑक्सीजन के साथ, चौथा था अपना हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर के वाटर मॉलिक्यूल बना रहे थे। ऐसे याद करो, बार बार रिवाइज करो। फिर आ गया डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या है कि एक रिएक्टेंट ब्रेक होकर के 2-3-4 प्रोडक्ट में चेंज हो रहा है। डेफिनेशन बना लो अपने आप से। तोड़ेगा कौन, सवाल उठता है। तोड़ने के हमारे 3 फैक्टर्स हैं। पहला है हीट, हम उसको गर्म कर दें। दूसरा है इलेक्ट्रिसिटी, करंट प्रोवाइड कर दें, मतलब इलेक्ट्रोलिसिस। तीसरा है क्या कर दें, हम उसमें क्या कर दें, पहला हीट, फिर करंट और फिर फोटोलिसिस, मतलब उस पर लाइट, सनलाइट मार दें, काम हो जाएगा अपना। सबसे पहले देखते हैं डिकम्पोजिशन बाय हीट, मतलब इसको हम कहते हैं थर्मल डिकम्पोजिशन। इसको क्या कहते हैं हम लोग, थर्मल डिकम्पोजिशन। ठीक भाई, थर्मल डिकम्पोजिशन। ये देखो एक लड़की कर रही है, ये अपना कुछ सेटअप बनाई हुई है। यहां देखो थर्मल मतलब हीट कर रही ना, इस टेस्ट ट्यूब में कुछ रिएक्टेंट डाली है, उसको हीट कर रही है भाई। हीट कर रही है, इसका मतलब थर्मल डिकम्पोज हो रहा है। इसका मतलब क्या हो रहा है, थर्मल डिकम्पोज हो रहा है। तुम कहोगे सर जी वो मैग्नीशियम वाला जो था उसमें भी तो हीट कर रहे थे। भाई साहब वो डिकम्पोजिशन नहीं है, उसमें सिर्फ एक प्रोडक्ट मिल रहा था। क्या मिल रहा था, मैग्नीशियम ऑक्साइड, वो व्हाइट पाउडर ही तो मिल रहा था। 2 प्रोडक्ट 3 प्रोडक्ट मिलते तब हम कहते हैं हाँ डिकम्पोजिशन रिएक्शन है। समझ रहे हो बात? उसको डिकम्पोजिशन नहीं बोलेंगे, भले हीट कर रहे हैं लेकिन वो डिकम्पोजिशन नहीं है। ठीक है, समझ में आ रहा है बात? ठीक, तो इस तरीके से यहां पर ये क्या कर रही है, ये वाला फेरस सल्फेट का इसमें इस टेस्ट ट्यूब में ये ले करके क्या कर रही है, इसको हीट कर रही है, फेरस सल्फेट। तो फेरस सल्फेट जब हीट होगा तो ये फेरिक ऑक्साइड सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड में चेंज हो जाएगा। क्या कह रहे हैं कि ये जब फेरस सल्फेट FeSO4 जब हीट होगा, जब इसको हीट करेंगे, ट्रायंगल हीट का सिंबल है, जब हीट करेंगे तो फेरिक ऑक्साइड Fe2O3 प्लस सल्फर डाइऑक्साइड प्लस सल्फर ट्राइऑक्साइड, ये 2 गैसेस इवॉल्व होंगी। समझे? समझ में आया? डिकम्पोजिशन बाय हीट में सबसे पहले क्या था कि टेस्ट ट्यूब में फेरस सल्फेट ले लेंगे, उसको हम हीट करेंगे बर्नर की हेल्प से, स्प्रिट लैम्प की हेल्प से, तो क्या बनेगा हमारा फेरिक ऑक्साइड हमें मिलेगा, पहला प्रोडक्ट। दूसरा मिलेगा सल्फर डाइऑक्साइड, तीसरा सल्फर ट्राइऑक्साइड SO2 SO3। ठीक है, तो इसको बैलेंस हम कर लेंगे। तो Fe देख रहे हैं इधर 2 है, प्रोडक्ट साइड इधर 1 ही है तो इधर कर देंगे। बाकी सब अपना क्या है, बैलेंस अभी भी नहीं है। देखो Fe हो गया, फिर सल्फर के पास चलेंगे तो सल्फर इधर कितना है, 2 है और इधर
इधर इधर भी 2 है, हाँ ठीक तो है, एक सल्फर ये, एक सल्फर ये। ऑक्सीजन की बात करेंगे तो 8 है, टोटल मिलाकर के कितना है 4 2 जा 8, इधर 3 इधर 2 इधर 3, 3 3 3 6 2 8, ठीक है। तो थर्मल डिकम्पोजिशन में ये है। स्मेल ऑफ बर्निंग सल्फर, जब सल्फर को बर्न करेंगे, इसको बर्न करेंगे तो ये जो फ्यूम्स निकल रहे हैं ये ऐसे महकेंगे जैसे मैच स्टिक का ऑर्डर हो। जैसे मैच स्टिक को हम जलाते हैं तो उससे जो जिस प्रकार की स्मेल आती है वैसा यहाँ पर आएगी। ये बहुत ही क्या होती है, सफोकेटिंग होती है, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा जहरीली होती है। तो मतलब हम थोड़ा सा ऑर्डर लेना होता है कैसी स्मेल आ रही बस, तो इसको हम नाक के पास अपने नहीं लगाते हैं, थोड़ा सा बस वैफ्टिंग करते हैं। वैफ्टिंग मतलब कि ऐसे हवा जा रही है उसको, मतलब ऐसा फ्यूम जा रहा है, थोड़ा सा अपने पास ऐसी कर लेते हैं तो थोड़ी सी आ जाती है अपने पास, हम नाक में सूंघ लिए बस, ठीक है। वही लड़की कर रही, लिखा ना वैफ्टिंग गैस जेंटली टुवर्ड्स नोज, गैस को वैफ्ट कर रहे हैं थोड़ा सा अपने तरफ। लिखा हुआ डू नॉट पॉइंट द माउथ ऑफ बॉइलिंग ट्यूब एट योर नेबर्स और योरसेल्फ, अपनी तरफ या दुश्मन नहीं, ठीक है, पड़ोसी की तरफ, पड़ोसी दुश्मन नहीं होते भाई, पड़ोसी की तरफ, अपने बगल वाले को उसकी तरफ भी नहीं करना है, ठीक है, उसको भी बचाना है खुद भी बचना है। तो ऐसी तरफ करना है जहाँ पे टीचर भी ना हो, नहीं टीचर की तरफ कर दो, ठीक है, ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी, कहीं नहीं करना है भाई, कोई भी ना हो उस तरफ, तो उधर करके थोड़ा सा क्या करते हैं ऐसे ले लेते हैं, समझ में आ गया, ठीक है। उस गैस को ऐसे क्यों कर रहे हैं, क्योंकि वो थोड़ा सा टॉक्सिक है, थोड़ा सा टॉक्सिक है। लिखा हुआ है देखो, सल्फर डाइऑक्साइड एंड सल्फर ट्राइऑक्साइड आर पॉल्यूटेंट गैस एंड एसिडिक इन नेचर। ये पॉल्यूटेंट गैस में मतलब नाम है इनका, ठीक है, और ये एसिडिक नेचर की होती है। मतलब एसिडिक मतलब कि जब हम अपना ब्लू लिटमस पेपर इसके पास लेके जाएंगे, ठीक है, मॉइस्ट ब्लू लिटमस पेपर जब इसके पास लेके जाएंगे तो वो चेंज हो जाएगा रेड कलर में, ठीक है। एसिडिक का मतलब ये तो होता है, ठीक है। अभी जब एसिड बेस पढ़ेंगे तो और अच्छे से क्लियर होगा ये लिटमस पेपर का कॉन्सेप्ट, ठीक है। ये समझ में आया। पहली जो रिएक्शन है अपनी डिकम्पोजिशन रिएक्शन की, थर्मल डिकम्पोजिशन आई समझ में, जिसमें हम फेरस सल्फेट को हीट कर रहे हैं, इतना हीट कर रहे हैं कि फेरिक ऑक्साइड में चेंज हो रहा है, किसमें, फेरिक ऑक्साइड में चेंज हो रहा है, और हमें सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड मिल रहा है, ठीक। तो इसको याद कर लेना। फिर अगला है CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट, अभी पढ़े थे, लाइमस्टोन जिसको कहते हैं, जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्ट करके बनता है कैल्शियम कार्बोनेट। तो कैल्शियम कार्बोनेट को जब हीट करेंगे तो ये कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में चेंज हो जाएगा, ठीक है, समझ में आ रहा है। कैल्शियम कार्बोनेट को हम हीट कर रहे हैं तो कैल्शियम ऑक्साइड, क्विकलाइम और कार्बन डाइऑक्साइड में चेंज हो जा रहा है। ये भी क्या है, एक प्रकार की डिकम्पोजिशन रिएक्शन है। और कौन सी डिकम्पोजिशन, तो थर्मल डिकम्पोजिशन, हीट करके हम डिकम्पोज कर रहे हैं, 2 या 3 पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं, तो वो होती है थर्मल, हीट मतलब थर्मल, ठीक है, समझ में आ गया। तो ये 2 इक्वेशन हो गई, दोनों के दोनों अपनी एनसीईआरटी की इंपॉर्टेंट है। अगला चलते हैं, ये भी क्या है, ये भी अपना थर्मल डिकम्पोजिशन का एग्जाम्पल है। ये भी एक्टिविटी हमारी बुक में दी गई है, पढ़ाए थे पहले भी, अभी भी बता दे रहे हैं। अभी ये वाला इक्वेशन हम लोग बैलेंस जब कर रहे थे, रिएक्शन को बैलेंस जब कर रहे थे, तो ये वाली रिएक्शन आई हुई थी वहां पर, ठीक है। इसमें क्या हो रहा है, लेड नाइट्रेट को हम हीट कर रहे हैं, लेड नाइट्रेट को हम लोग क्या कर रहे हैं, हीट कर रहे हैं। इसमें लेड नाइट्रेट रखे हैं और उसको क्या कर रहे हैं, हीट कर रहे हैं। हीट मतलब थर्मल डिकम्पोज कर रहे हैं, देखो यहाँ पर लगा दिए हैं। और इसको तिरछा ही रखना है, ना दोस्त की तरफ ना सर की तरफ, अपनी तरफ तो करोगे ही नहीं, स्वार्थी भरा जीवन है, ठीक है, अपनी तरफ नहीं करोगे, दोस्त की तरफ भी नहीं करना है, सर की तरफ नहीं करना है, दोनों को बचाना है, ठीक। तो ये जो गैस इवॉल्व होगी वो खतरनाक होगी, ठीक है, तो उसको अपनी तरफ किसी की तरफ नहीं करना। तो लेड नाइट्रेट जब हम हीट करेंगे तो लेड ऑक्साइड किसमें चेंज होगा, लेड ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन गैस, ये 3 प्रोडक्ट हमको मिलेंगे, ठीक है। लेड नाइट्रेट को हीट करेंगे, थर्मल डिकम्पोज करेंगे तो लेड ऑक्साइड मिलेगा, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड मिलेगा और ऑक्सीजन मिलेगा, ठीक है। ये सब याद कर लेना कि थर्मल डिकम्पोजिशन में कितने रिएक्शन पढ़ चुके, तो 3 पढ़ चुके। पहला क्या था, पहला था हमारा फेरस सल्फेट को हम हीट किए,
दूसरे में था कि कैल्शियम कार्बोनेट मतलब जो हमारा लाइम स्टोन बना था उसको हमने हीट किया तो क्या क्या बना। तीसरे में हम लेड नाइट्रेट को हीट कर रहे हैं। ठीक है, इसको कई बार रिवाइज करोगे, कई बार लिखोगे तब जा करके आएगा। ठीक है, पहले वाले में फेरस सल्फेट किया गया डिकम्पोजिशन रिएक्शन वो भी थर्मल में, तो फेरस सल्फेट को किए, दूसरे में किए कैल्शियम कार्बोनेट को, तीसरे में कर रहे हैं लेड नाइट्रेट को। तो लेड नाइट्रेट चेंज हो रहा है लेड ऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन में क्रैकिंग साउंड। जब भी हम लेड नाइट्रेट को हीट की प्रेजेंस इस तरीके से हीट करेंगे तो क्रैकिंग साउंड होगी, कड़कड़ाने की आवाज आएगी, ब्राउन फ्यूम निकलेगा। जो ये धुआं निकल रहा है ये ब्राउन कलर का होगा, ये है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस। जो ये धुआं निकल रही है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस है, इरिटेटिंग स्मेल, ये बहुत ही मतलब स्मेल कर नहीं पाओगे, बहुत इरिटेट करेगी तुमको। तीसरा है येलो रेसिड्यू लेड ऑक्साइड। ये जो लेड ऑक्साइड बच रहा है ये येलो कलर का होगा। ये किस कलर का होगा? येलो कलर का होगा। ठीक है, जो बाद में बच जाएगा, रेसिड्यू मतलब वही प्रेसिपिटेट। चौथा, NO2 गैस इज एसिडिक इन नेचर। जो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है जो ब्राउन कलर की निकल रही है वो एसिडिक नेचर की होती है। पांचवा, लेड नाइट्रेट इज व्हाइट इन कलर। जिसको हम गर्म कर रहे थे ना वो व्हाइट कलर का है, किसमें चेंज हो गया? येलो कलर में। अभी पढ़े थे कि केमिकल रिएक्शन में कलर चेंज हो जाता है, केमिकल रिएक्शन में टेम्परेचर चेंज होता है, केमिकल रिएक्शन में प्रेसिपिटेट मिलता है, केमिकल रिएक्शन में स्टेट चेंज हो जाता है। समझ रहे हो? वह पढ़े थे ना अभी, उसी को देखो यहाँ यूज हो रहा है कि लेड नाइट्रेट जिसको हम हीट कर दे रहे थे वो व्हाइट कलर का था, लेकिन जो रेसिड्यू हमें मिला लेड ऑक्साइड जो मिला वो येलो कलर का मिला। ठीक है, समझ रहे हो? NO2 गैस जो मिली वो एसिडिक नेचर की मिली। अगला, लेड ऑक्साइड इज येलो इन कलर। लेड ऑक्साइड जो हमें रेसिड्यू में मिला है वो क्या है? येलो कलर का है। ठीक है, तो इसको याद कर लेना कि लेड नाइट्रेट को जब हम हीट प्रोवाइड करें तो लेड ऑक्साइड मिला, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड मिला, ऑक्सीजन मिला। फेरस सल्फेट को जब हम लोग हीट दिए, फेरस सल्फेट को जब हम हीट दिए तो फेरिक ऑक्साइड मिला प्लस सल्फर डाइऑक्साइड मिला प्लस सल्फर ट्राइऑक्साइड मिला। जब हम फेरस सल्फेट को FeSO4 फेरस सल्फेट को हीट दिए तो फेरिक ऑक्साइड Fe2O3 प्लस सल्फर डाइऑक्साइड SO2 सल्फर ट्राइऑक्साइड SO3 मिला। तीसरे में था, दूसरा एग्जांपल क्या था? कैल्शियम कार्बोनेट CuCO3। जब इसको हीट दिए तो किस में चेंज हुआ? CaO कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। इसको लिखो, ठीक है, इसको याद करो। चलो भाई, अब आज का अपना लास्ट टॉपिक डिकम्पोजिशन बाय लास्ट नहीं है, सेकंड लास्ट है, डिकम्पोजिशन बाय इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रोलिसिस। ठीक है, इसमें अपना सिर्फ एक ही एग्जांपल है कि इलेक्ट्रोलिसिस करके हम जो H2O है, H2O वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं, इनको हम हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस में चेंज कर देते हैं, तोड़ देते हैं। ये भी डिकम्पोज हो रहा है। डिकम्पोज मतलब कि एक रिएक्टेंट है उसको हम तोड़ रहे हैं डिफरेंट मेथड से और हमें मिल रहा है अलग अलग प्रोडक्ट। तो पहला मेथड सीखे हम लोग थर्मल डिकम्पोजिशन, हीट दे करके। दूसरा मेथड ये है कि हम उसमें करंट दे देंगे। ठीक है, इसको थोड़ा सा रीड करना पड़ेगा। टेक अ प्लास्टिक मग, ड्रिल 2 होल्स एट इट्स बेस एंड फिट रबर स्टॉपर इन दीज होल्स। ठीक है, इस तरीके का एक मग हम लेंगे जो कि इंसुलेटर है और उसमें हम 2 होल करेंगे और बीच में इसमें क्या डाल देंगे हम लोग? कार्बन इलेक्ट्रोड्स डाल देंगे, कार्बन इलेक्ट्रोड्स डाल देंगे। कनेक्ट दीज इलेक्ट्रोड्स टू अ 6 वोल्ट बैटरी, और इस इलेक्ट्रोड को हम 6 वोल्ट बैटरी से जोड़ देंगे। फिल द मग विद वाटर सच दैट द इलेक्ट्रोड्स आर इमर्स्ड एंड अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड टू द वाटर। और इस में हम क्या करेंगे? इसमें हम वाटर फिल कर देंगे, इसमें हम वाटर फिल कर देंगे और कुछ हम डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड या फिर सॉल्ट डाल देंगे। ये क्यों डाल रहे हैं? क्योंकि ये एक तरीके से इलेक्ट्रोलाइट्स हैं। एक तरीके से क्या है? ये सल्फ्यूरिक एसिड है, कोई एसिड हो गया, कोई तुम्हारा सॉल्ट हो गया, ये इलेक्ट्रोलाइट है। इलेक्ट्रोलाइट क्या करता है? इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कराता है। देखो, ये जो हमारा वाटर है ना, वाटर इज नॉट अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। यदि प्योर वाटर है तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता है। यदि उसमें कुछ खारापन है, उसमें कुछ एसिडिक नेचर है, तब जाकर के वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कराता है। इसका मतलब जान लो कि हम लोग प्योर वाटर नहीं पीते हैं, क्योंकि प्योर वाटर पीते तो उसमें तो इलेक्ट्रिसिटी
ट्रैवल ना करती करंट, लेकिन ट्रैवल कर जाता है हम लोग के पानी में, तो हम लोग प्योर पानी नहीं इम्प्योर पानी पीते हैं। ठीक है, समझ लेना इस बात को। ठीक है, तो इसमें हम कह रहे हैं कि ऐड अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड टू द वाटर। तो एसिड क्यों ऐड कर रहे हैं, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में, तो याद रखना इस बात का। टेक 2 टेस्ट ट्यूब फिल्ड विद वाटर एंड इन्वर्ट देम ओवर द 2 कार्बन इलेक्ट्रोड्स। 2 टेस्ट ट्यूब लेनी है, वाटर से फिल, और उसको हम इस तरीके से डाल देंगे इन इलेक्ट्रोड्स पे। स्विच ऑन द करंट एंड लीव द एपरेटस अनडिस्टर्ब फॉर सम टाइम। कुछ देर के लिए इस सेटअप को छोड़ दो, 6 वोल्ट बैटरी, उसको कनेक्ट करके उसका स्विच ऑन करके छोड़ दो भाई साहब। You will observe the formation of bubbles at both the electrodes. These bubbles displace water in the test tube. तुम कुछ देर में देखोगे कि जो बबल्स, ये जो टेस्ट ट्यूब डाले हो, इसमें कुछ बबल्स फॉर्म हो रही है। क्या फॉर्म हो रही है? बबल्स। ठीक है, These bubbles displace water in a test tube, और ये बबल्स जो है ये धीरे 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 करके जो टेस्ट ट्यूब में वाटर है उसको डिस्प्लेस कर देगी। राइट, गैस वहां पर फिल होगी तो कोई ना कोई तो सरकेगा, कोई ना कोई तो पहली फुर्सत में निकलेगा, तो जो वाटर है वो निकल रहा है धीरे धीरे, और ऑक्सीजन क्या हो रही है? ऑक्सीजन और हाइड्रोजन इसमें आ रहा है, वाटर निकल रहा है, वाटर टूट रहा है, वाटर के मॉलिक्यूल्स टूट रहे हैं और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में चेंज हो रहे हैं। You will observe the formation of bubbles. ठीक है, is the volume of gas collected the same in both the test tube? क्या दोनों टेस्ट ट्यूब में तुम सेम अमाउंट की गैस पाओगे? तो ऐसा नहीं दिख रहा है। ये वाले टेस्ट ट्यूब में हमको ज्यादा गैस दिख रही है, ये वाले टेस्ट ट्यूब में हमको कम गैस दिख रही है। दिख रही ना, कमी दिख रही है। इसमें देखो, इसमें कम गैस फिलअप हुई, ये वाले में ज्यादा गैस फिलअप हो गई। टेस्ट दीज गैसेस वन बाय ब्रिंगिंग अ बर्निंग कैंडल क्लोज टू द माउथ ऑफ टेस्ट ट्यूब। अब जब ये पूरी तरीके से खाली हो जाएगी तो दोनों टेस्ट ट्यूब को निकालो और बर्निंग ऑफ कैंडल, मतलब एक बर्निंग कैंडल, एक जलती हुई मोमबत्ती को इसके पास लेके जाओगे तो क्या होगा? ऑब्जर्व करना है। व्हाट हैपेंस इन ईच केस, व्हिच गैस इज प्रेजेंट इन ईच टेस्ट ट्यूब, ये हमें बताना है। ठीक है, तो प्रोसेस समझ गए। इसमें हम क्या कर रहे हैं? वाटर के मॉलिक्यूल को बाय द प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस, मतलब करंट देकर के तोड़ रहे हैं हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस में। सेटअप समझ में आ गया होगा। तो देखो, हमें बताना है कि कौन सी गैस इन टेस्ट ट्यूब में प्रेजेंस है। तो देखो, प्रैक्टिकल के माध्यम से करेंगे तो इसको बाहर निकालेंगे, दोनों में गैसेस भरी हुई हैं, थोड़ा सा ढके रहेंगे, ठीक है, कि गैस बाहर न निकल पाए। बर्निंग कैंडल हम लेके जाएंगे, एक टेस्ट ट्यूब उठाए और जैसे उसके पास लेके गए, एक पॉप की साउंड आई, पॉप, ठीक है, मतलब फटने की आवाज, ऐसे पॉप से बोला, और पॉप से एक बार बोलने के बाद हमारी जो कैंडल थी वो बुझ गई। मतलब पॉप से बोला और कैंडल बुझ गई। ये जो टेस्ट ट्यूब है जिससे पॉप की साउंड आई और कैंडल को बुझा गई, उसको हम कहते हैं हाइड्रोजन गैस। हाइड्रोजन गैस जो है वो कंबसिबल है। हाइड्रोजन गैस क्या है? खुद जल जाती है लेकिन दूसरे को जलने नहीं देती है। समझ रहे हैं? खुद जल जाती है, बहुत ही अच्छी, ठीक है, खुद जल जाती है लेकिन दूसरों को नहीं जलाती है। लेकिन हम एक बर्निंग कैंडल को लेके गए दूसरी टेस्ट ट्यूब के पास, उसमें कोई गैस थी, जब उसके पास ले गए तो जो हमारी कैंडल है वो और अच्छे से जलने लग गई, इसका मतलब ये ऑक्सीजन गैस है। ऑक्सीजन की प्रेजेंस में लोग और अच्छे से जलते हैं। ठीक है, कोई जल रहा है, अगर उसको ऑक्सीजन दे दो तो वो और अच्छे से जलेगा, ऐसा साइंस कहता है। ठीक है, तो समझ में आ गया कि हाइड्रोजन गैस जिस टेस्ट ट्यूब में होगी उसके पास हम जब कैंडल ले जाएंगे तो पॉप की साउंड आगे, पॉप से बोलेगा और कैंडल बुझ जाएगी। हाइड्रोजन गैस खुद पूरा जल गया, लेकिन कैंडल को बुझा दिया, कैंडल को ठंडक प्रदान कर दिया। लेकिन ऑक्सीजन के पास लेके जाएंगे तो कैंडल और अच्छे से जलने लग जाएगी। तो ऐसे हम जान जाएंगे कौन सा हाइड्रोजन है, कौन सा ऑक्सीजन है। लेकिन सर जी बताओ, सर जी याद कैसे करेंगे? तो देखो भाई साहब, एनोड जो होता है अपना, ये होता है पॉजिटिव। एनोड होता है पॉजिटिव, कैथोड होता है निगेटिव। इसका एक बहुत ही शानदार तरीका है, वो क्या है? PaO, पॉजिटिव एनोड ऑक्सीजन। P फॉर पॉजिटिव, A फॉर एनोड, O फॉर ऑक्सीजन। मतलब पॉजिटिव है, एनोड जो होता है वो पॉजिटिव होता है और इसमें जो गैस फॉर्म होती है वो ऑक्सीजन होती है।
तो कैथोड जो है वहां पर हाइड्रोजन गैस फॉर्म हो जाएगी। सिंपल है, समझ गए? PaO, पाओ, पॉजिटिव एनोड ऑक्सीजन। एनोड जो होता है वो पॉजिटिव टर्मिनल होता है और उस पर ऑक्सीजन गैस फॉर्म होती है, ठीक है। और हाइड्रोजन जो होती है वो कैथोड पर होती है। यहां पर दिख रहा है कि हाइड्रोजन गैस ज्यादा फॉर्म हो रही है, तो वॉल्यूम जो है हाइड्रोजन का डबल है। देखो तभी तो H2 जो ये देखो H2O जो लिखा है इसमें देख रहे हो हाइड्रोजन के 2 मॉलिक्यूल हैं, ऑक्सीजन का एक ही मॉलिक्यूल है, ठीक है। सॉरी, हाइड्रोजन के 2 एटम है और ऑक्सीजन का एक ही एटम है, और ये मिल करके एक वाटर का मॉलिक्यूल बना देते हैं। मतलब वाटर बनने में हाइड्रोजन गैस ज्यादा लगती है। तो देख रहे हो जिसमें ज्यादा है वही हाइड्रोजन है, जिसमें कम है वो ऑक्सीजन है। क्लियर हो गया? क्योंकि वाटर में हाइड्रोजन के 2 एटम, ऑक्सीजन के एक। आई होप ये इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस समझ में आ गया होगा। इसमें बस वाटर मॉलिक्यूल लेते हैं, उसमें हम करंट पास कराते हैं और हमें पॉजिटिव एनोड ऑक्सीजन, मतलब जो एनोड वाला है, जो एनोड है पॉजिटिव है उसमें हमको ऑक्सीजन मिलेगी, जो कैथोड है निगेटिव है वहां पर हाइड्रोजन मिलेगी। हाइड्रोजन 2 टाइम्स ज्यादा होता है ऑक्सीजन के। क्लियर? चलो भाई आगे। डिकम्पोजिशन बाय लाइट, जिसको हम फोटोलिसिस कहते हैं। ध्यान रखना, डिकम्पोजिशन मतलब तोड़ना। एक रिएक्टेंट है उसको तोड़ करके हम 2 या 3 प्रोडक्ट में चेंज कर दे रहे हैं। किससे किससे तोड़े? तो पहला थर्मल डिकम्पोजिशन। कौन कौन से रिएक्शन है फटाफट रिवाइज कर डालो। फिर दूसरा पढ़े हम लोग, क्या पढ़े? इलेक्ट्रोलिसिस। इलेक्ट्रोलिसिस में तो एक ही था, वाटर को तोड़ रहे थे। तीसरा है फोटोलिसिस। फोटोलिसिस के माध्यम से मतलब कि हम लोग लाइट उसमें डाल रहे हैं, उसमें सनलाइट डाल रहे हैं। तो ये भी अपनी एनसीईआरटी का है, कुछ बाहर से नहीं पढ़ा रहे हैं भाई, ठीक है। इसमें क्या कर रहे हैं? सबसे पहले हम सिल्वर क्लोराइड ले रहे हैं। सिल्वर क्लोराइड मतलब AgCl। AgCl इसमें हम सनलाइट डाल रहे हैं, तो ये Ag और क्लोराइड इसमें क्या हो रहा है? चेंज हो जा रहा है, क्लोरीन गैस, ठीक है। समझ में आ गया? 2 AgCl in the presence of sunlight gives silver Ag plus Cl2, ठीक है। समझ में आ गया? समझ में आ गया। इसी तरीके से यहां पर है सिल्वर ब्रोमाइड in the presence of sunlight gives 2Ag plus Br2। ये भी उसी तरीके से है, सिमिलर रिएक्शन है। ये दोनों क्या है? सिमिलर रिएक्शन है। दोनों में हम क्या कर रहे हैं? सनलाइट, इस पर सनलाइट प्रोवाइड करा रहे हैं। यहाँ देखो चाइना डिश में सिल्वर क्लोराइड रख दिए हैं और सनलाइट आ रही है, तो इस सिल्वर और क्लोरीन में क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। सिल्वर क्लोराइड टर्न्स ग्रे फ्रॉम व्हाइट इन सनलाइट। जो सिल्वर क्लोराइड होता है, सिल्वर क्लोराइड होता है, ये वाला पहला वाला सिल्वर क्लोराइड होता है, इसको ये ग्रे कलर में चेंज हो जाता है फ्रॉम व्हाइट। पहले ये व्हाइट कलर का होता है। सिल्वर तुम जान ही रहे हो व्हाइट कलर का होगा। व्हाइट कलर से ये किस में चेंज हो जाता है? व्हाइट कलर से ग्रे कलर में चेंज हो जाता है। क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है, कि जो तुम्हारा सिल्वर क्लोराइड है वो किस कलर का होता है? तो बता देना व्हाइट कलर का होता है। और जब ये सिल्वर और क्लोरीन अलग अलग हो जाता है, मतलब जब इस पर सनलाइट पड़ जाती है, तो ये किस कलर में हो जाता है? तो ग्रे कलर में हो जाता है। अगला सिल्वर ब्रोमाइड टर्न्स ग्रेइश व्हाइट फ्रॉम पेल येलो। सिल्वर ब्रोमाइड जो रहता है वो पहले येलो होता है, उसके बाद कुछ वो ग्रेइश व्हाइट में चेंज हो जाता है। सिल्वर ब्रोमाइड की ये कहानी है। दोनों रिएक्शन जो है ये यूज होती है ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में। ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में ये दोनों रिएक्शन यूज होती है, ठीक है, सिल्वर क्लोराइड और सिल्वर ब्रोमाइड वाली। क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है। कई सारे रिएक्शन दे देंगे और कहेंगे कि इनमें से कौन सी यूज होती है ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में, तो यही दोनों में से कोई होगा, या तो सिल्वर क्लोराइड होगा या तो सिल्वर ब्रोमाइड होगा। ये देंगे क्या? सिल्वर प्लस क्लोरीन या फिर ब्रोमीन। आई थिंक क्लियर हो गया होगा। तो ये डिकम्पोजिशन बाय लाइट है, फोटोलिसिस है, ठीक है। तो इस तरीके से अपना ये आज का जो प्यारा सा टॉपिक है वो यहाँ पर हो जाता है खत्म। बाप रे बाप, 1 घंटे की क्लास हो गई। आई थिंक सब कुछ क्लियर होगा। छोटे छोटे पॉइंट्स हैं उनको अपनी कॉपी में लिख लेना। इसके अलावा जो भी इंटेस्ट क्वेश्चन इस दरमियान आए हैं बीच बीच में, उसको अपनी कॉपी में लिख लेना, ठीक है। तो इतना काम कर लेना, बाकी सब ठीक ही ठाक है। रिवीजन करते रहो, पढ़ाई अच्छे से करते रहो, कोई दिक्कत बनती है हमको बताओ। तो आज के लिए अपने इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके।